नारायणपुर नाम के गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा आर्यन था। भोला बहुत गरीब किसान था। भोला के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो सब्जियां उगाया करता था और उन्हें मंडी में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला अपने बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। इसके लिए वो दिन रात एक करके खेतों में काम करता है ताकि वो अपने बेटे को एक बड़े से स्कूल में पढ़ा सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति दूर कर सके। आर्यन भी पढ़ने में बहुत होशियार था। वो भी खूब लगन लगाकर पढ़ाई करता है ताकि अपने पिता का सपना पूरा कर सके। भोला खेतों पर काम करने जा रहा था। गौरी ओ गौरी, खाना अभी तक खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे खेतों पर भी जाना है। हाँ जी, खाना बन गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, वो मुझे गणित की एक किताब चाहिए थी। अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। लेकिन उसकी कीमत 500 रुपए है। भोला मन ही मन सोचने लगा, 500 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे अभी खेतों के बीज भी खरीदने हैं। कोई बात नहीं, अभी आर्यन के लिए किताब खरीद देता हूँ। बीज तो कुछ दिनों बाद भी ले लूंगा। ठीक है बेटा, शाम को आते समय ले आऊंगा। तभी गौरी भी टिफिन लेकर आ जाती है और भोला को दे देती है। ये लीजिए बन गया, खाना लीजिए, आपका टिफिन। अच्छा, सुन रही हो गौरी? हाँ हाँ बोलिए, तभी तो सुनेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने बेटे आर्यन को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा दे। वो भी बहुत लगन लगाकर पढ़ाई करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्यन आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेगा। मेरा भी सपना है कि मैं अपने बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप अभी काम पर जाइए। उसके बाद वो खेतों पर चला जाता है। वो पूरे दिन खेतों पर काम करता है और शाम होने पर आर्यन की किताब लेकर घर आ जाता है। बेटा, ये लो तुम्हारी नई किताब, अब अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है पिताजी, मैं अब और भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे आप आ गए, ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ गौरी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाकर लेकर आओ। अरे ये क्या, आपके कपड़े इतने फट गए हैं? कई दिनों से बोल रही हूँ ना खरीद लीजिए, लेकिन आप मेरी तो सुनते ही कहाँ हो। अरे गौरी, तुम अभी क्यों चिंता करती हो? बस एक बार जब मेरा सपना पूरा होगा तब हम जो चाहेंगे वही मिलेगा, और तब हमें किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं होगी। तुम बस सब्र रखो और देखती जाओ। तो फिर ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द से जल्द आपका सपना पूरा करें। फिर खाना खाने के बाद वो सभी सो जाते हैं। सुनिए ना, वो बोल रही हूँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, आप आते वक्त राशन ले आना। अच्छा ठीक है, तुम लिस्ट दे देना, मैं ले आऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आर्यन भी अब बड़ा हो चुका था। वो अपने कॉलेज और स्कूल की यादें खत्म करके अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन आर्यन अपने माँ पिताजी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी उसके फोन पर फोन आ जाता है। वो जैसे कि फोन पर बात करता है तो वो चौंक जाता है। माँ पिताजी, वो मैंने पिछले महीने जहाँ इंटरव्यू दिया था ना, वही का फोन था। उन्होंने कहा है कि मेरी जॉब काशी में लग चुकी है। अब तो आपका बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया। माँ, ये सुनकर उसके माता पिता झूम उठते हैं। पूरे परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा गौरी, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा एक दिन जरूर मेरा सपना पूरा करेगा। आज तो साबित भी हो गया। हाँ लेकिन बेटा, काशी तो बहुत दूर है, क्या तुम्हें वहाँ जाना जरूरी है? हाँ माँ, अगर मुझे शहर जाना ही नहीं है तो मेरा इतना पढ़ लिख कर क्या लाभ हुआ।
ये सुनकर आर्यन की माँ बहुत दुखी हो जाती है। अरे माँ पिताजी आप दुखी मत होइए, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। फिर जब मैं एक बार सेटल हो जाऊंगा ना, तो मैं यहीं कहीं आसपास की कंपनी में अपना ट्रांसफर करवा लूंगा। बेटे की बातों से उन दोनों को थोड़ा चैन मिल जाता है। उसके बाद आर्यन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और कंपनी से आर्यन को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। ये आर्यन जी का घर ही तो है ना, चलिए आर्यन सेठ जी कंपनी ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। फिर तुरंत आर्यन उस पर बैठकर शहर चला जाता है। पहले पहले तो आर्यन को वहाँ पर मन भी नहीं लगता, उसे तो बस घर की चिंता ही लगी रहती थी। वो हर रोज फोन करके अपने माँ पिताजी से खूब बातें करता था। हाँ माँ कैसी वो, आप और पिताजी भी ठीक है ना? हाँ बेटा, हम लोग ठीक है। और तुम बताओ, तुम वहाँ पर ठीक तो हो ना? नहीं माँ, मेरा यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा है, बस पूरे दिन घर की ही याद आती रहती है। हाँ बेटा, हमारा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, आर्यन भी अपने काम में व्यस्त रहने लगा। वो अपना घर पर फोन करता, न ही अपने माँ पिताजी की कोई खबर लेता। और जब भी उसके माता पिता आर्यन को फोन लगाते हैं, तो वो हमेशा व्यस्त ही रहता। लेकिन आर्यन के माता पिता को आर्यन की चिंता होने लगती है। तो एक दिन वो फिर से आर्यन को फोन लगाते हैं। लेकिन आर्यन फोन काट देता है। अरे यार, किसका फोन था? कोई नहीं, चलो सब पार्टी करने चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, सब पार्टी करने चलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है। बहुत दिन हो गए, आर्यन ना तो हमें फोन लगता है और ना ही हमारा फोन उठाता है। कहीं हमारा आर्यन बदल तो नहीं गया ना? मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन आर्यन ऑफिस से छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आता है। उसे दरवाजे पर देखकर उसके पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे बेटा, तुम इतने दिनों बाद रुको, अभी तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। अरे गौरी सुनो, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो कौन आया है। गौरी जब आर्यन को देखते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरा बेटा, तू इतने दिनों बाद आ ही गया। तभी गाड़ी से उतरते हुए उसे एक औरत दिखती है। तो गौरी अपने बेटे आर्यन से कहती है, बेटा, तेरे साथ वो कौन है? माँ ये तो मेरी पत्नी प्रिया है। क्या ये तेरी पत्नी है? तूने हमें बिना बताए ही शादी कर ली। तो क्या हुआ, सारी चीजों के लिए क्या आप लोगों से ही अनुमति लेनी पड़ेगी? आर्यन अब बड़ा हो गया है, वो अपना डिसीजन स्वयं से ले सकता है, ठीक है? बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भोला और गौरी अंदर तक हिल जाते हैं। उनके मुंह में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। और ऐसे ही दिन निकलते गए। सुबह का समय भोला अपने खेतों में काम कर रहा था। बाप रे, अभी तो इतना ही काम हुआ, पूरा काम करने में तो रात हो जाएगी। वैसे बहुत थक भी गया हूँ, अब और नहीं होगा, घर जाता हूँ, कल देखा जाएगा। उसके बाद भोला अपने घर जाने लगता है। भोला जब घर पहुंचता है तो वो देखता है, बहू आओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये फालतू की चीज नहीं सीखना है। मुझे अच्छे से सब मालूम है। आप जैसे लोगों की हरकतें सीखने का बहाना बनाकर मुझे अपने घर की नौकरानी बना लोगी। गौरी दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर भोला भी उदास हो जाता है। वो सीधे गौरी के पास गया और गौरी से कहने लगा, गौरी, मुझे पता है कि आखिर तुम क्यों उदास हो। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे वो हमें कितना ही गलत क्यों ना समझे, हमारे साथ कितना ही दुर्व्यवहार ही क्यों ना करे, लेकिन हम अपना दिल कभी नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हम समझदार जो है। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भोला फिर से काम पर जाता है और शाम तक काम खत्म करके घर लौट आता है। अब तो हर दिन बस ऐसा ही चलता रहा। भोला दिन भर खेतों में काम करता और गौरी भी घर का सारा काम
अकेले ही करती है। लेकिन उनके बेटे और बहू ना ही कोई काम करते और ना ही कोई काम करते, वो तो बस खड़े खड़े सब तमाशा देखते। इतना ज्यादा काम अब इस उम्र में मुझे और नहीं होता। ऊपर से मेरे बेटे को थोड़ी शर्म नहीं आती। कम से कम अभी छुट्टी पर है, अपने बूढ़े बाप की सहायता तो कर सकता है। कैसा है मेरा बेटा? अगर वो मेरे साथ थोड़ा काम ही नहीं करवाया तो और क्या करेगा? अरे आर्यन, उठना है कि नहीं? देखो सूरज सर पर चढ़ गया है और अभी तक सो रहा है तू। तभी आर्यन बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ? आप लोग इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों ने मेरी नींद ही खराब कर दी। आराम से सो रहा था। अरे अरे गोरी देखो कैसा बेटा है तुम्हारा। हाँ जी, मैंने सब सुना। अरे बेटा आर्यन, तुम अपने पिताजी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हारे पिताजी सुबह से लेकर शाम तक बहुत खेतों में परिश्रम करते हैं, तभी हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो ऑफिस में बहुत काम करता हूँ। तो क्या मैंने कभी आप लोगों को बताया है? जाने दो इसे। गौरी, तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। फिर गौरी तुरंत खाना बनाकर ले आती है और सभी को खाना लगा देती है। आर्यन, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि अब मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अब तुम मेरे साथ थोड़ा खेती बाड़ी में हाथ बंटाओ ना। अगर तुम मेरी थोड़ी सहायता कर देते तो बहुत अच्छा होता। बेटा, करोगे ना? आर्यन के तो खेती का नाम सुनकर ही होश उड़ जाते हैं। मैं और खेती बाड़ी नहीं क्या पिताजी? आप भी मैं इतना पढ़ा लिखा इसलिए कि मैं आपके साथ जाकर खेतों में काम करूं। बेटा आर्यन, तू ये क्या बोल रहा है? अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो क्या वो खेती नहीं कर सकता है? नहीं माँ, अगर मैं खेतों में काम करूंगा तो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे ये देख पढ़ लिख कर क्या बना, किसान का बेटा किसान ही बना। हाँ, ये सब तो पुराने जमाने की बात हो गई है। आजकल तो सब ऑनलाइन में ही मिल जाता है। बस एक बार ऑर्डर देने में वो चीज हमारे पास आ जाती है, जैसे कि दाल चावल अचार। ये सब खरीदने के लिए हमें बाजार भी नहीं जाना पड़ता है। जब इतनी सुविधा हमें मिल जाती है तो फिर इतना संघर्ष करने की जरूरत ही क्या है? देखो बहू, आजकल जो चीज ऑनलाइन मिल रही है ना, वो सब हमारे जैसे किसानों की वजह से ही मिल रही है। अगर हम सब खेती करना छोड़ दे तो ऑनलाइन ऑर्डर पर थोड़ा सा भी अनाज नहीं मिलेगा। हाँ तो तुम चुपचाप करो ना खेती बाड़ी। मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही मुझे ये सब बिल्कुल पसंद है। सुबह सुबह दिमाग ही खराब कर दिया जाओ। मुझे और खाना खाना ही नहीं है। गुस्से में आकर आर्यन आधा खाना खाकर ही उठकर जाने लगता है। अरे आर्यन बेटा, सुन तो ले, कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्यों पिताजी बार बार खेती बाड़ी का ही क्यों कहते हैं। मेरे से जब मैंने एक बार कहा कि मुझे नहीं करनी खेती, तो पता नहीं क्यों बार बार एक ही बात कहते हैं। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर वापस चले जाएं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही गांव की तुलना में शहर बहुत अच्छा होता है और शहर में बहुत सुविधा होती है। जो चाहिए होता है आराम से मिल जाता है। यहाँ माँ पिताजी को ही रहने दीजिए, उन्हें ही गांव अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, हम कल ही चलेंगे। माँ पिताजी, हम लोग जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि तुम मेरी बात कहाँ सुनोगे। मैं किसान जो हूँ। हाँ ठीक है, ज्ञान मत दो, चलो यहाँ से। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आर्यन अपने वृद्ध माँ बाप को छोड़कर पत्नी के साथ शहर चला जाता है। शहर जाकर आर्यन अपनी नौकरी में बहुत खुश था और अब वो नौकरी से पैसा भी बहुत सारा कमाने लगा था। और इधर प्रिया भी घर पर बैठे बैठे बहुत सारा सामान ऑनलाइन मांगने लगी। दोनों ही अपने शहरी जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन तो आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और कितना खेतों में काम करोगे? क्या करूं गोरी, अगर काम नहीं करूंगा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा।
ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब आर्यन और प्रिया बैठकर बातें कर रहे थे, तभी आर्यन को एक फोन आता है। आर्यन जैसे ही फोन उठाता है वैसे ही चौंक जाता है। क्या हुआ, किसका फोन था और आप इतने चौंक क्यों गए? प्रिया, वो बॉस का फोन था। उन्होंने कहा कि वो अपनी कंपनी बंद करके विदेश जा रहे हैं, तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो आप? हे राम, अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, वो हमने इतने महीनों में बहुत सारे पैसे जमा किए थे, उनसे हम अपना व्यापार शुरू कर लेंगे। लाओ वो पैसे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो सारे पैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर करके खत्म कर दिए हैं। अब हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? अब क्या होगा? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है गांव जाने का। हाँ ठीक है, तो हम कल ही अपने गांव चलते हैं। सारी फसल की कटाई हो गई क्या? नहीं गौरी, अभी पूरी कटाई नहीं हुई है। तो अभी और कितने दिन लगेंगे? अभी कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, जब सारी फसल की कटाई हो जाएगी तो हम उसको गोदाम में जमा कर लेंगे ताकि आगे चलकर अनाज की दिक्कत ना हो। भोला गौरी से बातें कर रहा था, तभी अचानक से दरवाजे पर आर्यन और प्रिया खड़ी होती है। ये देखकर उसके माँ बाप चौंक जाते हैं। बड़ा ही अजीब है, 1 साल से तुमने अपने बूढ़े माता पिता की कोई खबर नहीं ली, ना ही कभी फोन किया। आज अचानक कैसे आना हुआ बताओ? आर्यन और प्रिया दोनों ही चुपचाप सर झुकाकर खड़े थे। फिर वही दोनों अपने माँ पिताजी के पास जाते हैं और उनके पैर पड़कर माफी मांगने लगते हैं। माँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों की लालच में मैं बहुत अंधा हो गया था। मैं अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया करके आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ पिताजी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए। अब हमें आपकी बातें समझ में आ गई है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, यही देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों गौरी, मैं सच कहा ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। चलिए माँ, मुझे रसोई में ले चलिए, मैं स्वयं से खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी। क्या सच में तुम खाना बनाओगी? चलो तो फिर जल्दी से चलो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा दूंगी। फिर उसी दिन से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। राम राम।